जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1947 में जिन्ना के सामने एक मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक पाकिस्तान था। जिन्ना उस समय ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक संविधान तैयार हो, संवैधानिक तौर से ये मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी को हम लोग गवर्न कर पाएँ। 1949 में जिन्ना के देहांत होने के बाद जो प्रशासन था और मिलिट्री थी, इन दोनों के बीच में एक झड़प पैदा हो गई, क्योंकि उस समय ये था कि भाई किसका दबदबा पाकिस्तान में ज़्यादा चलेगा। क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से ये गुट लड़ने लग गए तो पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में अलग अलग प्रकार के प्रोटेस्ट हुए, और जब जब ये प्रोटेस्ट होते थे तो उस समय जो पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवाएं थीं और प्रशासन था, वो इन प्रोटेस्ट को कर्ब करने में नाकाम रहता था। और पाकिस्तान का प्रशासन हमेशा मिलिट्री की मदद मांग के मिलिट्री के थ्रू मार्शल लॉ लगवा कर इवेंचुअली इन प्रोटेस्ट्स को सप्रेस करवा पाता था। 1955 तक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान की जो आवाम थी और वहाँ के जो लोग थे, उनके मन में ये बात आने लग गई कि हमारा प्रशासन किसी काम का नहीं और हमारे प्रशासन के बस का स्टेबिलिटी पाकिस्तान में लाने की हैसियत नहीं है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मिलिट्री ने अपने आप को पोजीशन ऐसा करना चालू कर दिया कि मिलिट्री ने बोला कि देखिए, जब भी प्रशासन हमें बुलाता है हम स्टेबिलिटी ला पाते हैं। लोगों ने इस चीज़ को उस टाइम पे एक्सेप्ट भी किया, और लोगों के मन में एक चीज़ 1947 से ही, मतलब आप कह लीजिए कि ये बनना शुरू हो गई, और जिन्ना के बाद मरने के खास करके ये चीज़ और स्ट्रेंथन हो गई कि भाई मिलिट्री ही पाकिस्तान की एक रक्षक है, और अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी कोई ला सकता है तो वो मिलिट्री है। तो इस रीज़न से नंबर 1 आज आपको ये चीज़ अब क्लियर हुई होगी कि पाकिस्तान में मिलिट्री का पहली बात तो दबदबा हमेशा से क्यों रहता है। दूसरी बात, अब जिन्ना मर चुका था, उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपना दबदबा 1950, 52, 55 तक बना लिया था। अब समस्या पाकिस्तान मिलिट्री के सामने ये थी कि किस तरीके से पाकिस्तान का नज़रिया, यानी कि उसकी एक आइडियोलॉजी, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान बनाया जाए। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री के सामने एक समस्या ये थी कि पाकिस्तान में जो इस्लाम था उसमें कोई एक मसलक का इस्लाम नहीं था। 4 अलग अलग मसलक यानी कि स्कूल ऑफ थॉट थे। एक था दियोबंदी, दूसरा था बरेलवी, तीसरा था अहले हदीस और चौथा था जमात इस्लामी। इस केस में पाकिस्तान की मिलिट्री को ये चीज़ समझ आ गई कि भाई यदि अगर आइडेंटिटी पाकिस्तान की हमें बनानी है तो वो रिलीजियस लेवल पे बनाने में कठिनाई होगी, और तब तक कठिन होगा जब तक इन मसलक्स में यूनिटी ना आए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये था कि ये मसलक्स कभी भी एक दूसरे के साथ यूनाइट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन हर एक मसलक का इस्लाम को देखने का और इसको इंटरप्रेट करने का नज़रिया ही हमेशा से अलग हुआ करता था। इसकी वजह से इवेंचुअली ये हुआ कि जब पाकिस्तान मिलिट्री ने भारत के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाइयाँ लड़ने के बाद बार बार वो हर लड़ाई में हारे, इस लड़ाई में अपनी हार को कवर अप करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने इवेंचुअली आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू किया। RNAW की रिसर्च हमें ये बताती है सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी अयूब खान के दौरान। अयूब खान जब पाकिस्तान में थे तो उस समय इनिशियली तो वो ऐसी बातें करते थे कि भाई हमें पाकिस्तान में एक मॉडरेट इस्लाम होना चाहिए, पाकिस्तान को मॉडरेट इस्लाम को फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन समस्या तब आई जब अयूब खान ने जब सरकार का कमान संभाला और जब गवर्नेंस और पावर को अपने हाथ लिया, तो अयूब खान ने उस समय ये बात बोलनी शुरू कर दी कि हमारे को इस्लाम को यदि गवर्नेंस में किसी भी तरीके से प्रयोग करना है तो पाकिस्तान को इस्लामाइज़ करना होगा। अब समस्या सबसे बड़ी ये थी कि इस्लामाइज़ आप करेंगे तो ये इस्लामिक एंटिटी को प्रमोट करने का जो कार्य है, या तो ये चारों मसलक को यूनाइट करके बनेगा, पर क्योंकि चारों मसलक में यूनाइटिंग कभी एक्टिविटी हो नहीं सकती थी, तो इस कारण से सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इस्लाम की ये जो आइडेंटिटी थी ये ऊपर से इम्पोज करी जानी थी। अब इस इस्लाम की आइडेंटिटी को ऊपर से इम्पोज कैसे किया जाए, तो अयूब खान ने उस समय एक इस चीज़ का सबसे बड़ा सरल तरीका ये निकाला कि अयूब खान ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनिमी है। अब देखिए, मिलिट्री पाकिस्तान की आवाम के मन में ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी बना चुकी थी। अब सबसे बड़ा कार्य मिलिट्री के सामने ये था कि किसी तरीके से मिलिट्री अपनी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी के सामने और बढ़ाए, और ये क्रेडिबिलिटी और कैसे बढ़ेगी, उसके लिए अयूब खान ने ये नैरेटिव चलाया कि भाई भारत पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। भारत ने कभी भी पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, और वो 2 नेशन थ्योरी में तो मानते ही नहीं कि भाई हिंदुओं के और मुसलमानों के इंटरेस्ट अलग हैं। अब जब उन्होंने ये बात बोली, इसकी वजह से लोगों के मन में एक ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि भाई कल को यदि पाकिस्तान का भारत से कोई युद्ध होता है तो ये युद्ध जस्टिफाइड है कि हमारी मिलिट्री के पास रिसोर्स होना चाहिए।
अब आप एक चीज़ को यहाँ पर बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री का अयूब खान के दौरान जब ये नैरेटिव बिल्डिंग चालू हुआ, इस नैरेटिव बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान की आर्मी सारे रिसोर्सेज के पाकिस्तान की सोसाइटी के हाईजैक करना चाहती थी, ताकि इन रिसोर्सेज को हाईजैक करके वो एंटी इंडिया रेटरिक के ऊपर, एंटी इंडिया नैरेटिव के ऊपर सारा कंट्रोल और दबदबा बना पाए। अच्छा, इस चीज़ के अंदर एक बाधा आई। बाधा तब आई जब बेसिकली 1971 में जंग हुआ। भारत और पाकिस्तान का जब 1971 में जंग हुआ तो उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने जो हार पेश हुई, वो हार सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, वो तो एक टेरिटोरियल हार भी थी, क्योंकि पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरान ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी को ही खो बैठा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई अगर ईस्ट पाकिस्तान खो बैठे तो ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत अफेक्ट करेगा। तो उस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 के फेलियर को कवर अप करने के लिए इस्लाम को फिर से ऊपर से इम्पोज करवाना चालू करा। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये कार्य चालू करा तो एक चीज़ हमें ऑब्ज़र्व करने को यहाँ पर मिली कि जो पाकिस्तान मिलिट्री का एजेंडा था कि हमें पाकिस्तान को इस्लामाइज़ करना है, और वो इस्लामाइज़ जो हो रहा था पाकिस्तान, वो ऊपर से हो रहा था रादर देन कि वो मसलकों के थ्रू हो रहा था। यही कार्य जब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि सरकारों ने भी पाकिस्तान के अपनाना चालू कर दिया, तो पाकिस्तान की सरकारों में और मिलिट्री में एक प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन बैठ गया। लेकिन भुट्टो अपने दौरान बहुत ज़्यादा यूनिटी को, जो ये इम्पोज करना चाहते थे इस्लामिक यूनिटी को, इसके लिए उन्होंने अरब्स की सपोर्ट लिया और सऊदी अरेबिया का सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सऊदी अरेबिया के वहाबिज़म को पाकिस्तान में 1971 के बाद एंट्री दी। वहाबी स्कॉलर्स जो सऊदी अरेबिया से आए वो कट्टर इस्लामिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए लोगों के बीच जाने लगे। लोगों को ये बात बोलने लगे कि देखो, हर एक मुसलमान को कट्टर इस्लाम फॉलो करना होगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि 1971 की हार को कवर अप करने के लिए एक ये डाइवर्जनरी टैक्टिक अपनाया गया। 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया एक मिलिट्री कू के तहत, और उसके बाद जब ज़िया उलक ने पावर हासिल करी, तो ज़िया उलक ने उस समय एक इस्लामिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में दोबारा चालू किया। अब इस इस्लामिक प्रोजेक्ट के तहत ज़िया उलक ने 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण करी। ज़िया उलक ने सबसे पहले यही बात बोली कि भैया भारत जो है वो 2 नेशन थ्योरी को मानने से इनकार करता है, इस कारण से हमें भारत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा जारी रहना पड़ेगा। और उसने ये बोला कि मिलिट्री के पास पाकिस्तान की सोसाइटी के जितने रिसोर्सेज हैं उसका एक इनहेरेंट राइट है, क्योंकि यदि ये रिसोर्सेज हमारे हाथ में नहीं रहेंगे तो हम कल को पाकिस्तान को बेसिकली सपोर्ट करके उसकी एग्जिस्टेंस को ही इंश्योर नहीं कर पाएंगे। और तो और ये इस्लामिक प्रोजेक्ट ज़िया उलक के दौरान इस हद तक चला गया कि ज़िया उलक के दौरान जब आर्मी में पाकिस्तान की भर्तियां होती थीं तो वो भर्तियां किसी प्रोफेशनल क्राइटेरिया पे नहीं हुई, बल्कि RNAW के जो उस समय ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में हुआ करते थे उन्होंने ये तक बताया RNAW के सेटअप को इंडिया में कि ज़िया उलक के दौरान पाकिस्तान आर्मी में जो भर्तियां हैं वो भर्तियों का क्राइटेरिया ये हुआ करता था कि कुरान के जो वर्सेस हैं, जो लाइनें हैं, उनका रट्टा सबसे ज़्यादा कौन लगा पाएगा। और जो व्यक्ति उस समय कुरान के वर्सेस में रट्टा लगाने में और उनको रट के बोर्ड के सामने सुनाने में सक्षम रहता था, उस व्यक्ति की रिक्रूटमेंट पाकिस्तान आर्मी में और आसान हो जाती थी। तो ज़िया उलक के दौरान RNAW ये बताता है कि पाकिस्तान आर्मी का जो प्रोफेशनलिज्म था वो घटने लगा, प्रोफेशनल क्राइटेरिया के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट होने लगी वो घटने लगी, और इस्लामाइजेशन ऑफ आर्मी होने लगी कि आर्मी में इस्लामिक क्राइटेरिया के बेसिस पे जो बेसिकली भर्तियां होती थी वो होने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के बाद पाकिस्तान ने उस न्यूक्लियर वेपन की आड़ में जिहादी ग्रुप्स को प्रमोट करके भारत के खिलाफ जिहाद को प्रमोट और प्रोपोगेट किया। जब उसने ये जिहाद को प्रमोट और प्रोपोगेट किया उस न्यूक्लियर वेपन की आड़ में, तो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर वेपन की शील्ड मिल गई। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो ये है कि भाई पाकिस्तान जो है, ये बात तो हम जानते ही हैं कि वो 1947 की जंग से भारत के कश्मीर के पीछे पड़ा है। हम ये बात भी जानते हैं कि 1947 से उसने लश्करों का प्रयोग कश्मीर में किया है, और वो करता तब से लेके आज तक 2023 तक आया है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये उठती है और सवाल ये उठता है कि इन लश्करों का प्रयोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी सेटअप में और पाकिस्तान की आर्मी में ये कब आया। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये चीज़ RNAW ने ग्रेजुअली पता करी। RNAW तो 1968 में बनी थी, उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान को हैंडल करती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के उस समय के जो भारत के अधिकारी थे, जो ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में पोस्टेड थे, उन्होंने दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हमें बताई, जिसको इवेंचुअली RNAW ने पिकअप करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च करके और एनालाइज किया। उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बताई कि 1954 में 1954 में जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अलायंस हुआ था, उस अलायंस के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान मिलिट्री के ब्रिगेडियर रैंक एंड अबव के जो अधिकारी थे, उनको अमेरिका में बुला के ट्रेनिंग देनी चालू करी। अब जब ये पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी, ये हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस समय बताया था जब RNAW क्रिएट नहीं हुई थी, कि जब ये अधिकारी पाकिस्तान मिलिट्री के अमेरिका ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो वहाँ पर जाकर इनको अमेरिका एक पीपल्स वॉर लड़ने में ट्रेनिंग देती थी। अब वो पीपल्स वॉर की ट्रेनिंग इन पाकिस्तानियों को इस कारण से देती थी क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना एलाई सोवियत संघ को तोड़ने के लिए बनाया था, और क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी थी कि उसका सेंट्रल एशिया से इमीडिएट लेवल पर नाता था, तो वो सेंट्रल एशिया की टेरिटरी तो वो सारी टेरिटरी थी जो सोवियत संघ का हिस्सा थी। तो बेसिकली अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस चीज़ में ट्रेनिंग दी कि किस प्रकार से एक पीपल्स वॉर लड़ी जाए। अच्छा, हुआ उसके बाद ये कि 1957 में जब पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी 2-3 साल की ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स ख़त्म करके अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए, तो उस समय पाकिस्तान की आर्मी ने 1957 से सबसे पहले एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन चालू किया कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी जर्नल्स को पब्लिश करना चालू किया। 1957 में ये जो पाकिस्तान आर्मी के जर्नल्स थे, ये बड़े सीक्रेटिवली रखे जाते थे और इनका एक्सेस सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री के अधिकारियों को ही दिया जाता था। पर समहाउ इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो भारत के ऑपरेटिव्स उस समय पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इन पाकिस्तान आर्मी जो जर्नल्स थे, इनका एक्सेस प्राप्त करना चालू किया। और उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यही जर्नल्स RNAW के क्रिएशन के बाद RNAW को दिए। तो RNAW के पास भी यही सारे पाकिस्तान आर्मी के जर्नल्स आए। अब जब इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड लेटर ऑन RNAW ने इन सारे पाकिस्तान आर्मी के जर्नल्स को पढ़ा, तो हमें 2-3 चीज़ें समझ आई। हमें सबसे पहली चीज़ ये समझ आई कि पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी जो पीपल्स वॉर के बारे में सीख कर आ रहे थे और सीख के आके जिसको सोवियत संघ के खिलाफ करना था, वो सोवियत संघ के खिलाफ करने के बजाय पाकिस्तान आर्मी के कई अधिकारी और पाकिस्तान मिलिट्री के कई अधिकारी वही पीपल्स वॉर का कॉन्सेप्ट जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी कश्मीर में लगाने की शुरुआत कर रहे थे। अच्छा, अब हमने उन जर्नल्स को जब ध्यान से पढ़ा तो हमने ये देखा कि भाई पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी जब वो जर्नल्स लिखते थे तो उनकी राइटिंग्स में 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट होती थी। पहली चीज़ तो ये स्पष्ट होती थी कि भाई किसी भी प्रकार की गुरिल्ला वॉर अगर यदि हम कश्मीर में अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए कश्मीरी आवाम का सपोर्ट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी को फ्रंट लाइन लेवल पे यानी कि एकदम आगे होकर पाकिस्तान की आर्मी को कश्मीरी आवाम को असला, बारूद और पैसा देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, पाकिस्तान आर्मी को जब वो इस काम में सक्षम हो जाए कि कश्मीरी आवाम को उकसा दिया गया है, उत्तेजित कर दिया गया है, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भारत पे आक्रमण करके कश्मीरी आवाम का साथ लेते हुए पाकिस्तान को भारत के ऊपर हमला करके कश्मीर को छीनने की गेम को प्लान कर रहा है। तो इस केस में ये जब जर्नल्स का एक्सेस इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेके भारत की RNAW को मिला, तो हमने इन जर्नल्स के थ्रू पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर की जो थॉट प्रोसेस चल रही थी उसको समझने की पूरी कोशिश करी। हमें ये चीज़ ग्रेजुअली समझ आ गई और आज की डेट तक हम ये चीज़ अब समझते हैं पूरी तरीके से कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के अंदर यदि आज की डेट में जिहादी तंजीमों का प्रयोग कर रहा है तो वो जिहादी तंजीम ऐसे हैं कि जिसमें पाकिस्तान की आर्मी भारत में कश्मीरी नागरिकों का सपोर्ट करके, जिनको हम आज की डेट में ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से जानते हैं, उनका सपोर्ट करके भारत में आतंकवादी गतिविधियों का
बढ़ावा दे रहा है। तो इस केस से अब आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि एक पॉइंट तो ऐसा आ गया कि अयूब खान के दौरान असलम सिद्दीकी जो थे वो उस समय के एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे डिफेंस मिनिस्ट्री में, और पाकिस्तान मिलिट्री जर्नल के अंदर असलम सिद्दीकी जो एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे, उन्होंने तक एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को फिर आगे जाकर जिया उलक ने और बढ़ावा दिया। अब ये असलम सिद्दीकी का आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये जब हमने पढ़ा, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पढ़ा, और ये आर्टिकल आज की डेट में भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो आर्काइव्स हैं उसमें भी ये पढ़ा हुआ है, ओरिजिनल पाकिस्तान आर्मी का जर्नल। उस समय हमने असलम सिद्दीकी के उस थॉट को समझा। अब असलम सिद्दीकी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रयोग लश्कर तैयबा ने आगे जाकर 1990 में कैसे किया, तो आप इस चीज़ को और बेहतर समझेंगे। असलम सिद्दीकी ने उस समय अयूब खान के दौरान इस पाकिस्तान आर्मी के जो मिलिट्री के जर्नल हुआ करते थे उसके आर्टिकल में उसने एक चीज़ ये लिखी कि हमें जिहाद करने के लिए भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का प्रयोग नहीं करना, हमें पाकिस्तानी सिविलियंस का भी प्रयोग करना है। हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि हमारे पास कुछ ऐसे संगठन हों जो पाकिस्तान की आवाम को जिहाद में ट्रेनिंग दें, जो पाकिस्तान की आवाम को जिहाद करने के लिए रेडी करें। इसीलिए उस समय असलम सिद्दीकी ने ये तक बोल दिया कि भाई एक सिविलियन में और एक सोल्जर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। सिविलियन जो है एक बेसिकली ऐसा बंदा होना चाहिए जो ट्रेंड होना चाहिए भारत के खिलाफ कभी भी जिहाद करने से। और ये पॉइंट जो असलम सिद्दीकी ने बोला, खैर इसको उस समय पाकिस्तान की मिलिट्री प्रयोग कर नहीं पाई, लेकिन आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने 1980 के दशक में इस पॉइंट को उठाया, और 1990 के दशक में उन्होंने, हम आगे वाले वीडियोस में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे लश्कर तैयबा का प्रयोग करके पाकिस्तान के अंदर एक सिविलियन आर्मी पूरी क्रिएट करने की कोशिश करी। और आज की डेट में असलम सिद्दीकी के इस थॉट पे जो पाकिस्तान आर्मी के जर्नल में उस समय अयूब खान के दौरान का लिखा हुआ था, ये हमें आज तक पता है। और इसी के बेसिस पे पाकिस्तान ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया कि भैया सिविलियन में और पाकिस्तान आर्मी के जो अधिकारी हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जर्नल्स के थ्रू जो हमारे को एक ग्राउंड लेवल की इंटेलिजेंस, इन जर्नल्स के थ्रू जो हमारे को पाकिस्तान आर्मी की साइकी मालूम चली, उसके बेसिस पे आज की डेट में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो पाकिस्तान आर्मी के किसी भी आने वाले प्रोग्राम को पहले ही नलीफाई करने की क्षमता रखती है, क्योंकि उसको अब ये चीज़ समझ आ जाती है इन जर्नल्स की राइटिंग से कि ये जो राइटिंग्स हैं ये हमें बताती हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री की सोच क्या है। और जब आप किसी मिलिट्री की सोच को हाईजैक कर लेते हैं तो आप उसके बेसिस पे सिम्युलेटिव मॉडल्स तैयार करके उस मिलिट्री सोच को रोकने की शक्ति पाते हैं। और हम एक चीज़ अब समझ गए हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के साथ कभी भी एक डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ेगी, वो हमेशा तंजीमों का प्रयोग करेगी। तो पाकिस्तान आर्मी की थिंकिंग तंजीमों को लेके क्या थी, ये पाकिस्तान आर्मी के जर्नल जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हासिल करे और फिर RNAW ने करे, उसके बेसिस पे हम ये पूरी स्टोरी को अब आज अच्छे तरीके से समझ के न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखते हैं। धन्यवाद।